This conference will now be recorded. जी जनाब, लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 3 में, इन्वेस्टर Galore Incorporation, a listed company in Germany, ventured into construction of a mega shopping mall in South Asia. Which is rated as the largest shopping mall of Asia. The company's board of directors, after market research, decided that instead of selling the shopping mall to a local investor who had approached them several times during the construction period with excellent offers which he progressively increased during the year of construction, the company would hold this property for the purpose of earning rental by letting out space in the shopping mall to tenants. For this purpose, it is used services of a real estate company to find an anchor tenant, a major international retail chain, that then attracted other important retailers locally to rent space in the mega shopping mall. And within a month of the completion of the construction, the shopping mall was fully let out. ये इंफॉर्मेशन बताई हुई है. मेन क्वेश्चन अब स्टार्ट होने लगा. The construction of the shopping mall was completed and property was placed in service at the end of 2001. 2001 के एंड पे, according to the company's engineering department, the computed total cost of the construction is $100. An independent valuation expert was used by the company to fair value the shopping mall on the annual basis. According to the fair valuation expert, the fair value of the shopping mall at the end of the 2001 and at each subsequent years, उसने हर साल की हमें fair value भी बता. कहते हैं independent valuation expert was of the opinion that the useful life of the shopping mall was 10 years and residual value was $10 million. उसके बाद सवाल क्या है? What would be the impact on the profit and loss account? सवाल की रिक्वायरमेंट को हमेशा फोकस करना है. ये सवाल उसने जो पूछा है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या चीज जाएगी. If it decided to treat the shopping mall as an investment property as under IS 40, using fair value model, using cost model, since the rental income of the shopping mall would be the same under both the option. कहता है जो रेंटल इनकम होगी ना, जो भी होगी वो हर केस में इक्वल होगी. राइट? तो चलें जनाब, हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं. इसके सॉल्यूशन देखने का दो तरीके हैं. इसके सॉल्यूशन देखने के दो तरीके हैं. एक स्टूडेंट ने पूछा कि सवाल कौन सा, ये क्वेश्चन नंबर 3 है. हाँ जी जनाब, अब हम बिस्मिल्लाह करते हैं, क्वेश्चन करना शुरू करते हैं. इसका जो सॉल्यूशन होगा, सबसे पहले उसने कहा है कॉस्ट मॉडल और फेयर वैल्यू मॉडल के तहत आप बताएं कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या चीज आएगी. ऑप्शन ए में लिखते हैं अंडर फेयर वैल्यू मॉडल. अंडर फेयर वैल्यू मॉडल इसका आंसर क्या होना चाहिए या इसका आंसर क्या होगा? हम लिखेंगे नंबर 1,
रेंटल इनकम चार्ज की बजाय रेंटल इनकम रिकॉर्डेड एज इनकम इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्योंकि उसने रेंटल इनकम का जिक्र किया है ना, तो हम उसको बताएंगे जरूर कि रेंटल इनकम फेयर वैल्यू मॉडल के तहत तो क्या करेगी। वो रेंटल इनकम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इनकम के तौर पे जाएगी। अमाउंट नहीं गिवन तो हम भी नहीं लिखते। नंबर 2, फिर हम लिखेंगे चेंज इन फेयर वैल्यू। ये लिखना ऑप्शनल है जो अभी हम लिख रहे हैं। चेंज इन फेयर वैल्यू रिकॉर्डेड इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये चीज लिखना ऑप्शनल है। आपने वैसे क्या लिखना है, हमने क्या लिखना है जनाब के यहां पर लिख देते हैं अमाउंट इन मिलियन रुपीस। पेपर में तो हमें रुपीस आएगा, अब डॉलर है तो हम भी डॉलर लिख लेते हैं। 2001 20x1 है, 20x1 20x2 20x3 20x4। जी जनाब, 20x1 में तो उसकी कॉस्ट 100 थी, उसकी फेयर वैल्यू भी 100 थी, तो कोई डिफरेंस नहीं है फेयर वैल्यू ऑफ एड कॉस्ट का। पहली दफा तो हमेशा एसेट कॉस्ट पे लिखा जाता है ना। उसकी कॉस्ट भी 100 मिलियन है और उसकी फेयर वैल्यू भी 100 मिलियन है। नो गेन नो लॉस। 2020x2 के अंदर 100 से वैल्यू होगी 120। फेयर वैल्यू गेन, फेयर वैल्यू गेन कितना लिखेंगे? 20 मिलियन। फिर 2003 के अंदर 120 से 125, फिर फेयर वैल्यू गेन 2004 में फेयर वैल्यू लॉस कितना? 125 से 115 10 का। लो जनाब, अंडर फेयर वैल्यू मॉडल आंसर हमारा कंप्लीट हो गया। उसने पूछा है प्रॉफिट एंड लॉस के ऊपर इंपैक्ट बताओ। उसने स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में नहीं पूछा। इसकी प्रेजेंटेशन और हो सकती थी, क्योंकि सवाल को प्रेजेंट का तरीका लिखा है ये। सॉरी सर, ये जो आपने ऊपर लिखा है रेंटल इनकम रिकॉर्डेड एज इनकम लॉस अकाउंट, तो इसको इग्नोर करके हम सीधा एससी बना दें तो वो भी ठीक है? नहीं, उसने पूछा है प्रॉफिट एंड लॉस को, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के ऊपर इम्पैक्ट क्या आएगा। उसने रेंटल इनकम का जिक्र किया है, तो हमें ये बात बताना जरूरी है उसकी रेंटल इनकम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एज एन इनकम शो होगी। ठीक है सर, थैंक यू। ओके, और इसी चीज को आप कुछ इस तरह से भी प्रेजेंट कर सकते थे, जैसे हम करते हैं 2001 2 3 ऐसे करके भी जैसे हम एक्सट्रैक्ट बनाते हैं। यहाँ पर कुछ नहीं आएगा, वही फेयर वैल्यू गेन और लॉस लिखने के बाद यहाँ पर गेन या लॉस ऐसे भी लिखा जा सकता था। ठीक है, मेन उसको हमने जो बताना है वो। अब दूसरा है कि एक बात दूसरी जो बार बार मैं बता रहा हूं,
हमने वो बताना है जो उसने पूछा है। उसने सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के इंपैक्ट पूछे हैं, तो हमने भी सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के इंपैक्ट बताने। फिर आ जाओ मेरे भाई कॉस्ट मॉडल। कॉस्ट मॉडल के अंदर फिर पहली बात वही लिखेंगे, रेंटल इनकम treated as income in profit and loss account। पहली बात वो लिखेंगे कि रेंटल इनकम का क्या करना है। दूसरी बात, आपको याद होगा इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के अंदर अगर फेयर वैल्यू मॉडल हो तो हम डेप्रिसिएशन को इग्नोर करते हैं, और अगर कॉस्ट मॉडल हो तो फिर फेयर वैल्यू को नहीं देखते, फिर फेयर वैल्यू को नहीं देखते। हमने काम क्या करना है, अब हमारे एसेट की जो डेप्रिसिएशन आएगी, सिर्फ हमने हर साल डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करनी। लिखने का वही तरीका होगा, हम यहां पर लिख देंगे डेप्रिसिएशन फॉर ईच ईयर। ये लिखना ऑप्शनल है, जो अभी मैं लाइन लिख रहा हूं, फॉर ईच ईयर चार्ज टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और वो डेप्रिसिएशन लेंगे किस तरह से, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की हेडिंग बना लेते हैं। चाहे आप स्टेटमेंट फॉर्म में लिख लें, चाहे आप कॉलमर फॉर्म में लें, यानी कॉलम बना लें या रो बना लें। $2001 के अंदर डेप्रिसिएशन नहीं आएगी। वजह, क्योंकि एसेट 2001 के एंड में कंप्लीट हुआ है। दूसरे साल डेप्रिसिएशन पूरे साल की आएगी 100 माइनस 10 डिवाइडेड बाय उसकी लाइफ भी 10 साल थी, 9। तो जनाब अगर कुछ ना बताया हो, सिर्फ लाइफ बताई हो, तो स्ट्रेट लाइन मेथड होता है। लो जनाब, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्या पूछ रहे हो? ये जो 10 माइनस की है, ये रेजिडुअल वैल्यू है। यहां देखें ना, उसकी रेजिडुअल वैल्यू गिवन है क्वेश्चन के अंदर। लाइफ 10 साल है, रेजिडुअल वैल्यू 10 है, तो कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू। स्ट्रेट लाइन में डेप्रिसिएशन का फार्मूला यही होता है ना, कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ। क्लियर होगी बात? ये था क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन। आपने अपने सॉल्यूशन 90% लोगों का ये सॉल्यूशन ठीक होगा जिसने क्वेश्चन किया है। जस्ट थोड़ा सा प्रेजेंटेशन में मसला आ सकता है, तो वो आपने ख्याल करना है। चलें जनाब, अब नेक्स्ट हमारे पास है एमसीक्यूज, और बड़े अच्छे एमसीक्यूज हैं। हमने उसके ऊपर थोड़ी सी डिस्कशन करके करना है। एक स्टूडेंट का सवाल है कि सर इसको एक्सट्रैक्ट बनाकर कर सकते हैं शो? बिल्कुल कर सकते हैं, बट ये इसमें स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन का एक्सट्रैक्ट नहीं बनाना, क्योंकि सवाल के अंदर उसने सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की बात की है। तो आप कर सकते हो ऐसा, उस फॉर्मेट में शो कर सकते हो। चलें जी, क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाए। एमसीक्यूज के सवाल हैं ये। हाँ जी, मैं पढ़ना शुरू करने लगा हूं। Again, arising from a change in the fair value of the investment property, स्टूडेंट का एक सवाल आ गया है कि सर पहले साल की डेप्रिसिएशन क्यों नहीं ली?
बेटा पहले साल की डेप्रिसिएशन इसलिए नहीं ली क्योंकि एसेट साल के एंड पे कंप्लीट हुआ था। अगर मिड ऑफ द ईयर या स्टार्ट में होता अवेलेबल तो तब हम उस साल की डेप्रिसिएशन लेते। एसेट कंप्लीट ही साल के एंड पे हुआ है, इसलिए नहीं डेप्रिसिएशन। हाँ जी, सब लोग आगे हो क्वेश्चन नंबर 4 पे, क्योंकि ये हमने मिलके सॉल्व करना है। इसमें आप लोगों का कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलें जनाब, मैं स्टार्ट करने लगा हूं। A gain arising from a change in the fair value of an investment property for which an entity has option to use the fair value model। कहते हैं फेयर वैल्यू मॉडल में जो गेन आता है, फेयर वैल्यू मॉडल में जो गेन आता है उसका क्या करते हैं? कहते हैं वो नेट प्रॉफिट या लॉस अकाउंट में लिख देते हैं, जर्नल रिजर्व इन द इक्विटी लिखते हैं, वैल्यूएशन रिजर्व मतलब रीवैल्यूएशन सरप्लस लिखते हैं, या नन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर पहला है, फेयर वैल्यू गेन आए या फेयर वैल्यू लॉस है, हम डायरेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चार्ज कर देते हैं। रीवैल्यूएशन सरप्लस आए तो वो हम ओसीआई में लिखते हैं, इक्विटी में जाकर लिखते हैं, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी का हेड बनाते हैं। दूसरे नंबर पर आ जाएं, कहते हैं एन इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी शुड बी मेजर्ड इनिशियली एट कॉस्ट या कॉस्ट लेस इंपेयरमेंट लॉसेस या डेप्रिशिएबल कॉस्ट या फेयर वैल्यू लेस इंपेयरमेंट लॉसेस। इनिशियली हम कॉस्ट पे लिखते हैं, इनिशियली इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी इनिशियल मेजरमेंट जिसे हम बोलते हैं। थर्ड, ट्रांसफर फ्रॉम इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी टू प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। कहते हैं इस प्रोसेस को क्या बोलते हो? कहते हैं कब अप्रोप्रिएट होता है? व्हेन देयर इज चेंज ऑफ यूज। कहता है जब चेंज ऑफ यूज हो, या जब एंटिटी का दिल करे, या फेयर वैल्यू मॉडल अडॉप्शन हो। ऐसा कुछ भी नहीं है, इसकी तो हेडिंग ही यही है कि जब वे चेंज इन यूज करते हैं, जब चेंज इन यूज करते हैं तब इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट बन जाता है, या प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी बन जाता है। कुछ लोग डी ऑप्शन बता रहे हैं, कहते हैं द एंटिटी कैन नेवर ट्रांसफर प्रॉपर्टी इनटू अनदर क्लासिफिकेशन। वो मेरे भाई वो मैथ फेयर वैल्यू मॉडल से कॉस्ट मॉडल या कॉस्ट मॉडल से फेयर वैल्यू मॉडल चेंज नहीं कर सकती। चेंज इन यूज हो सकता है, मतलब इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी से इन्वेंट्री में जा सकती है, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी से प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में गया जा सकता है। हमने जो प्रॉपर एक हेडिंग पढ़ी है चेंज ऑफ यूज, ये वो चीज है। गॉट इट? तो इसका फर्स्ट आंसर है। चले जनाब, चौथी चीज, एन इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी इज डी-रिकॉग्नाइज्ड, मतलब बुक से खत्म करते हैं, व्हेन इट इज डिस्पोज टू द थर्ड पार्टी। बिल्कुल सही बात है। इट इज परमानेंटली विदड्रॉन फ्रॉम यूज, no future economic benefit are expected from its disposal, all of the above। डी रिकॉग्निशन का क्राइटेरिया यही है, जब ऐसे डिस्पोज कर दिया जाए या उसका बेनिफिट आना बंद हो जाए। ये प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में भी यही होता है, या उसको परमानेंटली निकाल दिया जाए एसेट से, यानी यूज से। चलें जनाब, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर आप जमा करवाओ। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर आप लोगों ने क्या क्या फाइंड किया हुआ है?
मुख्तलिफ आंसर हैं लोगों के। एक बात का ख्याल रखना हमेशा, जो लोग अभी भी स्टिल काम नहीं कर रहे या उनका काम करने का दिल नहीं कर रहा, तो ये बहुत बड़ी यानी परेशान कुन बात है। ठीक है जी जनाब, जितने लोगों ने आंसर दिए हैं उनमें से अभी तक 4 से 5 लोगों का आंसर ठीक है। चलें जी, स्टार्ट करने लगे हैं। सबसे पहले हमने ये देखना है कि उसने सवाल पूछा क्या है। कहता है व्हाट अमाउंट विल बी शोन इन रीवैल्यूएशन सरप्लस एट 31 दिसंबर 2008 इन रिस्पेक्ट ऑफ दिस बिल्डिंग। सवाल पूछा है रीवैल्यूएशन सरप्लस, फेयर वैल्यू गेन नहीं पूछा। एक बात का ख्याल रखें, सवाल के अंदर उसने पूछा है रीवैल्यूएशन सरप्लस। गॉट इट। अब सवाल शुरू करते हैं। कार्टर विकेटेड एन ऑफिस बिल्डिंग। ऑफिस बिल्डिंग का मतलब है IS 16, उसको खाली कर दिया है एंड लेट इट आउट टू अ थर्ड पार्टी। लेट इट आउट टू अ थर्ड पार्टी ऑन 30th जून 2008। लो जनाब, एक प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट था, एक प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट था ऑफिस बिल्डिंग। हम उसको ट्रांसफर कर रहे हैं, लेट आउट रेंट पे दे रहे हैं IS 40 के अंदर, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में लेकर जा रहे हैं। आपको याद होगा मैंने बताया था कि जब ये ट्रांसफर करते हैं, अगर मैं जर्नल एंट्री की बात करूं, उसने तो सरप्लस की बात की है ना, मैं जर्नल एंट्री की बात करूं तो पहली एंट्री होती है जितना टाइम उस साल इस्तेमाल किया IS 16 के अंदर, वो एंट्री पास करेंगे डेप्रिसिएशन टू अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। डन। नंबर 2, फिर हम एसेट को रीवैल्यू कर लेते हैं। एसेट को रीवैल्यू करते हैं। अगर एसेट डेबिट हुआ है, बढ़ गया है, तो PPE डेबिट, रीवैल्यूएशन सरप्लस क्रेडिट। तीसरे नंबर पर एंट्री पास करते हैं इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट, PPE क्रेडिट। याद है ये सब। उसके बाद यहां से आगे इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का काम शुरू हो, और ये तीनों एंट्रीज कब पास करते हैं? एट द डेट ऑफ चेंज इन यूज। एट द डेट ऑफ चेंज इन यूज मतलब पहली एंट्री डेप्रिसिएशन की पास करेंगे, फिर उसके बाद हम अपने एसेट को मार्केट वैल्यू पे लेकर आएंगे कि जब भी किसी और जगह पर हम अपना किसी और स्टैंडर्ड में क्लासिफाई करेंगे तो सबसे पहले अपने एसेट को फेयर वैल्यू पे लाएंगे, मार्केट वैल्यू पे लाएंगे, और जिस स्टैंडर्ड में वो होगा उस स्टैंडर्ड के तहत एंट्री पास करेंगे। पहले वो IS 16 में था तो एंट्री IS 16 में पास होगी, उसमें फेयर वैल्यू गेन या लॉस नहीं होता, उसमें सरप्लस या रिवैल्यूएशन सरप्लस या रिवैल्यूएशन लॉस होता है। अब जरा इस गिवन सिनेरियो पे आए। हाँ जी, ये कुछ लोग कह रहे हैं कि वो हमने रिवर्सल की एंट्री पास करनी है, वो एंट्री पास करेंगे, अभी हम सिर्फ सरप्लस की बात करने लगे। और जरा क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है कि आपने 2008 के अंदर 30 जून 2008 के अंदर
The building had an original cost 900,000 on January 1, 2000 and was being depreciated over 50 years. It was judged value of the building 30th जून को उनकी फेयर वैल्यू थी 950 और 31 दिसंबर को उसकी वैल्यू थी 1.2 मिलियन। और इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का फेयर वैल्यू मॉडल है, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का फेयर वैल्यू मॉडल। जरा काम चेक कर लेते हैं। लो जनाब 1120 हमने एक एसेट खरीदा था 900,000, ये है उसकी कॉस्ट। इसकी लाइफ है 50 years। 30th जून को हम ये काम ट्रांसफर कर रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ, पहले हम ये देख लें कि इसकी टोटल डेप्रिसिएशन कितनी आई। 900,000 डिवाइडेड बाय 50, करें जरा कितना आंसर आ रहा है। एक साल की डेप्रिसिएशन कितनी है? 900,000 डिवाइडेड बाय 50, 18,000। 18,000 सर। मल्टीप्लाइड बाय 8.5, मल्टीप्लाइड बाय 8.5, 153,000। लो जनाब, हमारा एसेट कितना डेप्रिशिएट हो गया? 153,000 का। उसकी बुक वैल्यू बच गई 747,000। ये वाला एसेट हम ट्रांसफर कर रहे हैं IAS 40 के अंदर। इस डेट को जो फेयर वैल्यू अवेलेबल है वो है 950,000। इसका मतलब ये हुआ 747,000 वाला एसेट जिस डेट को ट्रांसफर किया उस डेट को 9,50,000 उसकी वैल्यू थी। तो जितना डिफरेंस आएगा वो अकॉर्डिंग टू IAS 16 रिकॉर्ड होगा, ना कि IAS 40। इसके बाद 40 होगा, लेकिन जिस डेट को ट्रांसफर होता है, जिस स्टैंडर्ड में वो मौजूद होता है, उस स्टैंडर्ड के तहत एंट्री पास होती है। तो जनाब रीवैल्यूएशन सरप्लस रिकॉर्ड होगा इसका 203,000। और सवाल के अंदर उसने सरप्लस पूछा हुआ है। एक स्टूडेंट का मैसेज आया है कि सर ये 8.5 कहां से आया? ये 8.5 इस डेट से इस डेट तक टाइम देखा है, 2000 से लेकर 30th जून 2008 तक का टाइम, 2000 से लेकर 30th जून 2008 तक का टाइम, उतनी डेप्रिसिएशन ली है हमने। अब सवाल ये है कि स्टूडेंट्स का कि सर ये तो था 30th जून 2008 को, राइट? उसने पूछा 31 दिसंबर 2008। तो मेरे भाई उसका सरप्लस साल के एंड में भी वही रहेगा। हाँ, एक वो जो हम कहते हैं कि क्या वो रिटेन अर्निंग को वो जो अमाउंट चार्ज होगी या नहीं होगी, अगर उसकी ऑप्शन मौजूद होती तो फिर हम उसको कंसीडर करते, लेकिन इसके अंदर 203 से कम कोई और सरप्लस है ही नहीं ऑप्शन के अंदर, सबसे कम यही अमाउंट है। तो इसका आंसर भी यही है। वैसे सर बनती थी वो इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन। सॉरी, क्या कह रहे हो?
वैसे डेप्रिसिएशन बनती थी। क्या डेप्रिसिएशन? समझ नहीं आई आप क्या पूछना चाह रहे हो? इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन बनती थी वैसे। वो तो इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन तो वो हम बाद में देखेंगे ना, कि आगे फर्दर तो उसको हमने डेप्रिशिएट ही नहीं करना ना, ठीक है ना, फर्दर तो हमने डेप्रिशिएट ही नहीं करना ना। अगर जब वो फेयर वैल्यू मॉडल में चला गया तो हमने तो उसको डेप्रिशिएट करना ही नहीं है ना। तो रीवैल्यूएशन सरप्लस जो हमारा बुक्स के अंदर आ रहा होगा आगे आने वाले सालों के अंदर, वो 203,000 सर जी। सर ये तो 203 हमारा विद इन अ ईयर है ना सर, सरप्लस। जी तो सर हम इसको मतलब कि एट द एंड ऑफ ईयर तक क्यों कंसीडर कर रहे हैं? नहीं तो एट द एंड ऑफ द ईयर ये कहीं चला गया है सरप्लस हमारा? नहीं सर, इस तरह तो फिर ये डेप्रिशिएट भी होगा। नहीं तो डेप्रिशिएट तो तब होगा ना कि अगर एसेट डेप्रिशिएट होगा। एसेट तो चला गया IAS 40 के अंदर। लेकिन सरप्लस तो जो आता है वो तो करते थे हम डेप्रिशिएट IAS 16 में, तो उसके मुताबिक अगर ये रीवैल्यूएशन सरप्लस है तो इसको तो डेप्रिशिएट होना चाहिए सर। नहीं तो उसके बाद तो ये एसेट आपका डेप्रिशिएट होगा जब वो फेयर वैल्यू मॉडल के अंदर चला जाएगा। सर फेयर वैल्यू मॉडल में चला जाएगा तो फिर हमें तो मतलब कि सरप्लस भी वहीं से मतलब कि जो गेन आएगा तो उसी को सरप्लस कंसीडर करना चाहिए। खावत भाई बात सुने, जो जी हम सर। इसको करते हैं ना वो होती है एक्सेस डेप्रिसिएशन। उसके बाद जब डेप्रिसिएशन आ ही नहीं रही फेयर वैल्यू मॉडल के अंदर तो डेप्रिसिएशन होती ही नहीं है, यस सर। तो फिर हम एक्सेस डेप्रिसिएशन निकालेंगे कहां से? उसको किसके साथ कंपेयर करेंगे? डेप्रिसिएशन तो हम ले ही नहीं रहे। सर अब ये विद इन अ ईयर वाले को हम एट द एंड ऑफ ईयर करके ये मतलब कि 203 करेंगे। आप मुझे ये बताएं, जब साल के दरमियान में कोई एसेट खरीदते हैं तो क्या वो जी एंड पे सर। नहीं, एंड पे तो वही रहेगा ना। सर ये ये नहीं समझ हमारे आई मुझे। पूरे साल के अंदर कोई अगर कोई साल के पूरे साल के अंदर कोई एसेट टाइप चीज या कोई लायबिलिटी क्रिएट होती है तो वो साल के एंड में ही जाती है। अब ये तो नहीं है कि अगर दरमियान में क्रिएट हुआ तो साल खत्म हुआ तो वो किधर गया, फिर उसकी एंट्री पास हुई होगी, वो लेजर में पड़ा होगा तो कैरिड ऑन में तो आएगा। सही सर। ठीक है, या तो इनकम और एक्सपेंस होता है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चला जाता है कि जो SOFP की अमाउंट होती है ना वो कैरी रहती है, वो अगर इधर उधर कहीं उसको एडजस्ट नहीं किया तो वो कैरी डाउन उसका आएगा। चले सही जनाब सर। क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाए। जी जनाब, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू? वो कहता है जो सही नहीं है। सबसे पहले उसके फॉलोइंग इनिशियल रिकग्निशन, मतलब इनिशियल रिकग्निशन के बाद। फॉलोइंग इनिशियल रिकग्निशन का मतलब क्या होता है? इनिशियल रिकग्निशन के बाद इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी कैन बी हेल्ड एट ईदर कॉस्ट और फेयर वैल्यू। ये बात तो ठीक नहीं है, ये तो बात ट्रू है। फॉलोइंग इनिशियल रिकग्निशन का मतलब है इनिशियल रिकग्निशन के बाद। फॉलोइंग का मतलब होता है बाद में आने वाला। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को या कॉस्ट मॉडल पे लिखा जाता है या फेयर वैल्यू मॉडल पे लिखा जाता है, ये बात बिल्कुल ठीक है। दूसरी बात, if an investment property is held at fair value, this must be applied to all of the entities investment property। ये बात भी बिल्कुल ठीक लिखी हुई है। आपको याद होगा, आपने इस असाइनमेंट का शुरू वाला पेज देखिए, अगर आप शुरू वाला पेज देखें यहां पर ये एक बात लिखी हुई है, नोट के अंदर वो कहता है कि द चूजन पॉलिसी मस्ट बी अप्लाइड टू ऑल इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी ऑफ द एंटिटी। मतलब अगर आप फेयर वैल्यू मॉडल अडॉप्ट करोगे, कुछ एक्सेप्शंस हैं, लेकिन जो रूल है कि अगर फेयर वैल्यू मॉडल होगी तो सारी टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी पे फेयर वैल्यू मॉडल, और अगर कॉस्ट मॉडल होगा तो सबके लिए कॉस्ट मॉडल, अंडर सम एक्सेप्शंस।
लेकिन जो जनरल रूल है वो यही है कि अगर एक किसी के ऊपर आपने फेयर वैल्यू मॉडल लगाया तो सब पर आपने फेयर वैल्यू मॉडल ही लगाना है। चले जनाब, दूसरा लिखा हुआ है एन इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी इज इनिशियली मेजर्ड एट कॉस्ट इंक्लूडिंग ट्रांजैक्शन कॉस्ट। ये भी ठीक है, इनिशियली हम कॉस्ट पे मेजर करते हैं प्लस ट्रांजैक्शन कॉस्ट। लास्ट वन, अगेन or loss arising from change in fair value should be recognized in other comprehensive income। ये बात ठीक है या गलत है? कहता है जो फेयर वैल्यू गेन या लॉस आता है गलत है सर। कंप्रीहेंसिव इनकम में लिखने हैं, ये गलत है बात। फेयर वैल्यू गेन या फेयर वैल्यू लॉस हम एसओसीआई में लिखते हैं, मतलब के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। डन। लो जनाब, लास्ट क्वेश्चन बट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रहील भाई पूछते हैं कि रीवैल्यूएशन लॉस ओसीआई में लिखते हैं। रहील भाई ऐसी बात बिल्कुल नहीं है, रीवैल्यूएशन लॉस में नहीं लिखते, रीवैल्यूएशन सरप्लस ओसीआई में लिखते हैं बस। रीवैल्यूएशन सरप्लस, रीवैल्यूएशन लॉस भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखते हैं, फेयर वैल्यू गेन या लॉस वो भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखते हैं। लो जनाब, चैलेंज फॉर 5 मिनट्स। क्वेश्चन नंबर 7 आपने जाहिर सी बात है किया होगा, ये क्वेश्चन कल के थे। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, और इसके अंदर हमने ये देखना है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में अमाउंट कितनी जा रही है। वैसे तो मुझे यकीन है कि आपने सबने ये सवाल किया होगा, बट फिर भी आपके पास 5 मिनट्स का टाइम है। आप 5 मिनट के अंदर अंदर ये मुझे सॉल्व करके दें। अभी तक 3 लोगों ने आंसर बताया है, माशाअल्लाह, किसी का ठीक नहीं है। अभी तक जितने भी स्टूडेंट्स बता रहे हैं उनमें से देखते हैं कितने लोगों का ठीक होता है। कुछ लोगों ने तो सॉल्व किया है, आप लोग ना जल्दी इसका मतलब है कुछ लोगों ने सॉल्व ही नहीं किया, क्योंकि अगर आपने सॉल्व किया होगा तो आंसर तो आपके पास अवेलेबल होगा। मैं बार बार ये कह रहा हूं, रिजल्ट के बाद पछताने से अब मेहनत करना बहुत बेहतर है। मेहनत पर फोकस करो, जितनी कैपेसिटी है जान लगा दो। चलें जी, क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। अब रहने दें, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका करने वाला था, जिसने नहीं किया। अब हम बाकी लोगों का टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उन लोगों का टाइम नहीं जाया कर सकते, उन लोगों की खातिर जो कि अपनी जिंदगी के साथ नॉन सीरियस हैं। चले जनाब, क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर बहुत सारे लोग दे रहे हैं, बट मैं कुछ लोगों से पूछना चाहूंगा जिसका जवाब नहीं पहुंचा। अरीबा, आपका आंसर कौन था सतेश का? अरीबा, क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या है आपका? अरीबा, और इधर आप आंसर बताएं। नुमैर अहमद, ये भी बताएं आंसर अपना। दूर अफशा, उस्मान का आंसर आ चुका है, बताएं जनाब अपने अपने आंसर। चले जनाब, मैंने पहले भी कहा था सवाल पे गौर करना है। लिखा हुआ है व्हाट अमाउंट विल बी चार्ज या क्रेडिटेड। चार्ज का मतलब है एक्सपेंस, क्रेडिटेड का मतलब है क्रेडिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का मतलब है इनकम, इन रिस्पेक्ट ऑफ दिस प्रॉपर्टी फॉर द ईयर। ये एज एट नहीं है, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2003। कहने का मतलब ये है 1 अप्रैल 2002 से लेकर 31 मार्च 2003 तक वो कहता है कितनी अमाउंट
आपने चार्ज की है या क्रेडिट की है। चार्ज का मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखना, क्रेडिट का मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इनकम लिखना। चार्ज का मतलब एक्सपेंस और क्रेडिट का मतलब इनकम। अब हुआ क्या था इस सवाल के अंदर, वो पढ़ लेते हैं। स्पेकुलेट ऑन एन ऑफिस बिल्डिंग। जब वो ऑफिस बिल्डिंग लिखता है, इसका मतलब ये है कि ये IAS 16 की बात कर रहा है। With a depreciated historical cost 2 million, remaining life 20 years. डेट क्या है? 1 अप्रैल 2002। मतलब ब्रॉड ऑन साल के शुरू में। 1 अक्टूबर 2002 को स्पेकुलेट सीज्ड टू ऑक्युपाई द बिल्डिंग एंड लेट इट आउट टू द थर्ड पार्टी। हम 16 से 40 में आ रहे हैं। The property was reclassified as an investment property applying the fair value model IAS 40. The value of the property was independently assessed 2.3 million on 1st October and had risen to 2.34 million by 31st March 2003. इसका मतलब ये हुआ, अब जरा गौर फरमाइएगा, इस डेट को यानी 1/4/2002 को एसेट की जो कॉस्ट पड़ी थी वो 2 मिलियन है और लाइफ 20 इयर्स है। ये वाला एसेट हम ट्रांसफर कर रहे हैं 1/10/2002 को इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में, और तब इसकी फेयर वैल्यू क्या थी? 2.3 मिलियन। डन। और 31 मार्च 2003 को फेयर वैल्यू है 2340000। ये सवाल है हमारा, और उसने कहा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कौन सी अमाउंट जाएगी। क्या पूछा है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के। जी जनाब, प्रॉफिट एंड लॉस में फाइंड कर लेते हैं। सबसे पहले 31/10/2002 को एक डेप्रिसिएशन की एंट्री पास होगी, डेप्रिसिएशन टू अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन या डेप्रिसिएशन टू PPE। क्योंकि इसमें अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का जिक्र नहीं है तो हम एंट्री पास कर देते हैं डेप्रिसिएशन टू PPE। कितनी अमाउंट से? 2 मिलियन डिवाइडेड बाय 20 मल्टीप्लाइड बाय 6/12। 2 मिलियन डिवाइडेड बाय 20 मल्टीप्लाइड बाय 6/12। तो जिस डेट को ट्रांसफर करना है मेरे भाई, उस डेट को हमने उसको डेप्रिशिएट कर लेना है उतनी अमाउंट के लिए, उतने टाइम के लिए, 50,000। फिर उसके बाद एसेट चला गया IAS 40 के अंदर। IAS 40 के अंदर हम एंट्री पास करेंगे, PPE को डेबिट कर देंगे, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को डेबिट कर लेंगे और PPE को क्रेडिट कर देंगे। इससे पहले हम रीवैल्यू कर लें, माजरत, इससे पहले हम रीवैल्यू कर लें। हमारा एसेट कितने का बन गया? 2 मिलियन, और उसमें से 50,000 माइनस कर दो 1,950,000 का, और ये वाला एसेट हो कितने का गया? जी जनाब, 2 मिलियन का एसेट था, 50,000 का डेप्रिशिएट हो गया, 1,950,000 का बच गया।
इसकी फेयर वैल्यू है मार्केट के अंदर 23000000। हमें सरप्लस आ गया पीपीई डेबिट, रिवैल्यूएशन सरप्लस क्रेडिट, कितनी अमाउंट से 350,000 से 350 आएगा ना जी जनाब। ये डेप्रिसिएशन की एंट्री पास कर दी, इसको IAS 16 के तहत रीवैल्यू कर लिया। अब ये चला जाएगा एसेट हमारा इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट क्रेडिट, किस अमाउंट से भला 2300,000 या 2.3 million। and last one 31st March 2003। अब एसेट इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी बन चुका है, साल के एंड में उसकी फेयर वैल्यू है 2340000। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा एसेट 2300,000 से बढ़ गया। तो अब हम क्या एंट्री पास करेंगे, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट फेयर वैल्यू गेन क्रेडिट, कितनी अमाउंट से 40,000 से। 2003 की एंट्रीज सारी पूरी हो गई। अब उसने हमसे पूछा 2003 में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या चीज जाएगी। लो जनाब, आप लोग सारे माशाल्लाह एक्टिव बैठे हो, मुझे ये बताओ कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की कौन कौन सी चीज है यहां पे। एक है डेप्रिसिएशन, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की आइटम है, और एक है फेयर वैल्यू गेन। उसने पूरे साल का पूछा है, एक डेट का नहीं पूछा। एक फेयर वैल्यू गेन है और दूसरी डेप्रिसिएशन है। ये दो चीजें हैं जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की हैं। तो जनाब जब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखेंगे, डेप्रिसिएशन है 50,000 की, ये एक्सपेंस है हमारा, और फेयर वैल्यू गेन 40,000, और ये हमारी इनकम है। तो पूरे साल में अगर मैं आपसे ये पूछूं कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नेट अफेक्ट क्या आया, तो 10,000 का एक्सपेंस, 10,000 का एक्सपेंस। अब जरा गौर फरमाइएगा, हमारे यहां वैसे ये दो आंसर थे, 40,000 का क्रेडिट, 50,000 का चार्ज। लेकिन अगर आंसर एक देना है तो फिर नेट आंसर सी आएगा। अगर आंसर दो देने हों, वो कहता है दो बताएं जो कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएंगे, तो वो क्रेडिट था 40,000, चार्ज था 50,000। बट अगर वो एक ऑप्शन कहे तो होती, आपको पता है एमसीक्यूज में एक ऑप्शन है, अगर एक से ज्यादा हो तो वो कहता है कि दो ऑप्शन सेलेक्ट करें, तीन ऑप्शन सेलेक्ट करें। तो इसमें हमारा आंसर था 10,000। तकरीबन आप में से 90% लोगों ने आंसर सिर्फ 40,000 दिया था, डेप्रिसिएशन को इग्नोर कर दिया था।